सोशल इश्यूज़ का जो विज़न IAS का 3 PV 365 है, तो उसमें सोशल इश्यूज़ में जो अगला टॉपिक है दैट इज़ हेल्थ। इसमें जो पहला है हमारा वो है आंगनवाड़ी सिस्टम से रिलेटेड आर्टिकल। तो अभी जो आंगनवाड़ी सिस्टम है इनको लॉन्च किया गया था आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम के अंदर, ओके। एंड इसको ही अभी रीनेम किया गया है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.2। अब ये सक्षम आंगनवाड़ी का मतलब क्या होता है? तो सक्षम का मतलब होता है क्या? हम कहते हैं कोई किसी काम को करने में सक्षम है। इट मीन्स दैट पर्सन इज केपेबल ऑफ डूइंग अ थिंग, एबल टू डू सम थिंग्स, तो उस काम को करने में सक्षम है। तो सक्षम आंगनवाड़ी मतलब क्या है? केपेबल आंगनवाड़ीज, ठीक है। इन शॉर्ट दिस इज केपेबल आंगनवाड़ीज। उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है ताकि वो और अच्छे तरीके से काम कर सके। एंड पोषण 2.2। So these Anganwadi systems are an integral part of the integrated child development scheme, ठीक है। अब हमने देखा कि जो आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम है वो क्या है? कि स्कीम है। अब स्कीम हमको पता है कि दो तरीके होते हैं, एक तो होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो अब ये किस तरह का स्कीम है? तो ये तुम्हारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या चीज़ होती है? यहाँ पर जो भी खर्चा होगा पूरा का पूरा 100% जो खर्च होता है दिस इज़ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पर क्या होता है? स्पॉन्सर्ड में क्या होता है? शेयरिंग होती है, ठीक है, बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। और ये डिफरेंट होता है। लाइक नॉर्मल के लिए अलग, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिली स्पेशल स्टेट्स के लिए अलग, हिली स्टेट्स के लिए अलग। सो इट डिपेंड्स। तो जो आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एंड ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। देन जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है उसमें क्या चीज़ है? तो ये किसको टारगेट कर रहा है? तो इसके टारगेट कौन है? जो बच्चे 0 से 6 ईयर्स के बीच में, ठीक है, मतलब 6 साल तक के जो बच्चे हैं, एक तो वो हो गए। सेकेंड, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो यहाँ पर एक तो चिल्ड्रन भी है एंड साथ साथ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स भी हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा। एज ग्रुप भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा एज ग्रुप है जो कि ये ICDS में टारगेट किया जा रहा है। तो दैट इज़ 0 to 6 ईयर्स एंड प्रेग्नेंट एज वेल एज लैक्टेटिंग मदर्स, नॉट ओनली प्रेग्नेंट मदर्स। अगर स्टेटमेंट ऐसा दे दे कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम एम्स टू सर्व चिल्ड्रन ऑफ 0 to 6 ईयर्स एंड ओनली प्रेग्नेंट वुमेन और ओनली लैक्टेटिंग वुमेन, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक। देन इसका एम क्या है? ऑब्वियसली तो हमने देखा, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन इन बिटवीन अप टू 6 ईयर्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, रिड्यूस द इंसिडेंसेस ऑफ द मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी एंड माल न्यूट्रिशन। तो इनको हमको कम करना है, ओके। अब जो ये आंगनवाड़ी सिस्टम है ये किन सिस्टम्स के थ्रू लोगों को सर्व करता है? तो यहाँ पर आता है आंगनवाड़ी सेंटर्स हो गए, आंगनवाड़ी सेंटर्स में काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए एंड देन आंगनवाड़ी हेल्पर्स हो गए, ठीक है। इन दिस बॉक्स इट इज़ गिवन अबाउट सक्षम आंगनवाड़ी। तो सक्षम का अगर आपको मीनिंग पता है तो आप एक ओवरऑल मीनिंग समझ सकते हो। लाइक यहाँ पर भी दिया है कि इट इज़ अ टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर इम्प्रूविंग द आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो आंगनवाड़ी सेंटर को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव क्यों किया जाएगा? टू मेक देम मोर केपेबल, ठीक है ना। देन अपार्ट फ्रॉम द गिवन गोल्स फॉर आंगनवाड़ी, गिवन गोल्स क्या आंगनवाड़ी के? तो तुम्हारा ये जो मतलब जो भी तुम्हारा 6 ईयर्स तक ICDS का जो हो गया, ठीक है, तो उसके अलावा और क्या क्या इसके गोल्स हैं? तो एडिशनली फोकस करेगा किस चीज़ पर? जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो हर जगह पर नहीं है। तो एस्पिरेशनल एडोलेसेंट गर्ल्स हैं। एडोलेसेंट, अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो ये उठेगा कि एडोलेसेंट गर्ल्स का मतलब क्या होता है? तो 14 to 18 ईयर्स के बीच में जो भी एज ग्रुप में आ रही हैं, तो जो भी गर्ल्स 14 to 18 ईयर्स में हैं तो उनको एडोलेसेंट गर्ल्स माना गया इस स्कीम के अंदर। देन जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में हैं एंड जो भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है तो इन पर इसका ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। एडिशनल फोकस ऑन एडोलेसेंट गर्ल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज वेल एज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। देन second point is early childhood care
एंड एजुकेशन, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, अब ये 3 से 6 साल के बच्चों के लिए होगा, एंड अर्ली सिमुलेशन फॉर 0 to 3 years। तो अर्ली सिमुलेशन भी है एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर भी है, ओके। सॉरी। देन अब हमने सिस्टम डेप्थ देखी थी, तो यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर्स थे, आंगनवाड़ी वर्कर्स थे, आंगनवाड़ी हेल्पर्स थे। तो एक विलेज या एक एरिया जो होता है वो एक सिंगल आंगनवाड़ी वर्कर मैनेज करते हैं, ठीक है। वन विलेज और एरिया इज़ मैनेज्ड बाय अ सिंगल आंगनवाड़ी वर्कर। नाउ ये जो सिंगल आंगनवाड़ी वर्कर है इसको चूज़ कहाँ से किया जाता है? तो कम्युनिटी से ही चूज़ किया जाता है, ठीक है। जिस कम्युनिटी में लोग रहते हैं उस कम्युनिटी से ही इसको चूज़ किया जाता है, एंड वैसे लोगों को चूज़ किया जाता है वो बिन ट्रेंड इन एरिया, जैसे कि हेल्थ हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, एक्सेट्रा। देन डिजिटल इंक्लूसिविटी, तो आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है उनको डिजिटली स्ट्रेंथन भी किया गया है विद स्मार्टफोन्स फॉर पोषण ट्रैकिंग सिस्टम्स एंड मॉनिटरिंग डिवाइसेस। जो पोषण ट्रैकर है इज़ अ जॉब एड टू द आंगनवाड़ी वर्कर्स फॉर द एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अलॉन्ग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ देयर एफर्ट्स। तो पोषण ट्रैकर क्या है? जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने काम को और इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर सकें। कंपनसेशन की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गए, आंगनवाड़ी हेल्पर्स हो गए, तो उनको एक फिक्स्ड ऑनरेरियम दिया जाता है पर मंथ, ठीक है। फिक्स्ड रहता है, पर मंथ दिया जाता है, एंड इसको डिसाइड कौन करती है? तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है टाइम टू टाइम, ठीक है। अभी इसको इन्हांस किया गया है, कितना? 3500 रुपीज़ पर मंथ, 3500 रुपये इसको बढ़ाकर किया गया है। देन उनको साथ साथ परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, ठीक है, जैसे 500 रुपीज़ पर मंथ अगर वो लोग ICDS CAS का यूज़ कर रहे हैं। तो ICDS क्या होगा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, एंड CAS इज कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर जो है ICDS CAS का इस्तेमाल करता है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इनको परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव मिलेगा 500 का। अभी CAS करता क्या है? तो जो भी फ्रंट एंड फंक्शनरीज हैं उनको डेटा कैप्चर करने में हेल्प करता है, ठीक है। Now it is a 6-tier dashboard that replaces register with the smartphones। तो ये तुम्हारा CAS जो है बेसिकली जो कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो एक 6-tier का डैशबोर्ड है, ठीक है। इट इज़ अ 6-tier डैशबोर्ड, जो कि पहले कैसा होता है कि आप देखते हो कि रजिस्टर में जो भी डेटा होता है, एंट्री होती है, वो सब रजिस्टर में होता है, बट अभी क्या होगा कि वो स्मार्टफोन्स में डेटा रजिस्ट्री होगी, ओके। देन द इंश्योरेंस कवरेज, सो जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स हैं वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कवर्ड है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कवर्ड है, एंड आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना में कवर्ड है। तो ये तीनों में कवर्ड है, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना एंड कार्यकर्त्री, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना, ठीक है। तो अब ये इतना हमने देख लिया आंगनवाड़ी के बारे में ना। पोषण अभियान जो भी चला है, ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है। तो पोषण अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टंटिंग को कम की जा सके, ठीक है। तो मॉनिटर सुपरवाइज, अब इसको लॉन्च कब किया गया है? तो 2017 में लॉन्च किया गया है, क्योंकि पूछा जाता है कि दिस पर्टिकुलर स्कीम वाज लॉन्च इन दिस ईयर, और वहाँ पर बहुत बार गलत ईयर दिया जाता है एग्जामिनेशन में। तो जो पोषण अभियान है वो 2017 में लॉन्च हुआ था। टू मॉनिटर, सुपरवाइज, फिक्स टारगेट्स एंड गाइड द न्यूट्रिशन रिलेटेड इंटरवेंशन अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज। जो ऑब्जेक्टिव है पोषण अभियान का वो स्टंटिंग को रिड्यूस करना है, हमने पहले भी देख लिया है, ठीक। तो स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? स्टंटिंग का मतलब होता है कोई वैसा बच्चा जो कि बहुत शॉर्ट है अपने एज को लेकर, ठीक है। स्टंटिंग का मतलब हो गया टू शॉर्ट फॉर हिज एज, his or her age too short for his her age। अब याद कैसे रख सकते हो? तो स्टंटिंग भी इससे शुरू हो रहा है तुम्हारा, एंड शॉर्ट भी इससे होता है। तो स्टंटिंग में शॉर्ट हो जाता है आदमी, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं, स्टंटिंग में शॉर्ट हो जाते हैं। देन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स एट ग्रास रूट्स, अगर हम यहाँ देखें तो वी हैव, हमने देखा था आंगनवाड़ी वर्कर्स है हमारे पास, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हैं, एंड एक्रेडिटेड
सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं जिनको कि हम लोग आशा के नाम से, आशा वर्कर्स का नाम आप लोग सुनते हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, अब ये कहाँ बेस्ड है आपको बता, आंगनवाड़ी सेंटर पे बेस्ड है। देन नर्स मिडवाइफ कहाँ होंगी, हेल्थ सब सेंटर्स में होंगी। आशा वर्कर्स कहाँ हैं, तो ये विलेज लेवल पे होते हैं। की रोल्स क्या हैं, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर देना, डेवलपमेंट ऑफ द बेनिफिशरीज। देन इनका एक्जुअली नर्स मिडवाइफ का क्या रोल होता है, की रोल्स, तो अवेयरनेस क्रिएट करना, वुमेन को काउंसलिंग देनी, ठीक है, फैमिलीज़ को काउंसलिंग देना, देन क्यूरेटिव केयर एंड सप्लाईज, ये सब चीज़ें हो गई। देन जो आशा वर्कर्स हैं तो प्रमोशन ऑफ दी मटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशंस को इंक्लूड करना, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बेस्ड डिलीवरीज को प्रमोट करना। तो यहाँ पर जो प्रीलिम्स में ट्रैप वाला हो सकता है वो क्या है कि ये जो इसकी स्कीम के अंदर, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स जो है वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आता है, एंड दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एंड ये दोनों जो हैं ANM एंड आशा वर्कर्स, तो ये आता है तुम्हारा नेशनल रूरल अर्बन हेल्थ मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। तो इसकी इन दोनों की मिनिस्ट्रीज़ भी अलग है, दोनों की स्कीम भी अलग है। MOHFW के अंदर ये आ रहा है, MWCD के अंदर ये आ रहा है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देन इंसेंटिव्स की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को मंथली ऑनरेरियम मिलता है, कुछ परफॉर्मेंस लिंक्स इंसेंटिव भी मिलते हैं 500 रुपये पर मंथ अगर वो कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ऑनरेरियम देती है। अगर हम नर्स मिडवाइफ्स की बात करते हैं तो वहाँ पर भी ऑनरेरियम जो है वो सेंटर ही डिसाइड करता है। एंड जो आशा वर्कर्स होते हैं इनको कोई ऑनरेरियम नहीं मिलता है, ठीक है। आप यहाँ देखो तो यहाँ ऑनरेरियम भी था आंगनवाड़ी के लिए, देन नर्स मिडवाइफ्स के लिए भी ऑनरेरियम था। देन ये जो हो गया परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स यहाँ पर मिलते हैं, बस यहाँ पे कोई ऑनरेरियम नहीं है। तो वी हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग वेरी एप्टली कि आशा वर्कर्स को कोई ऑनरेरियम नहीं मिल रहा है जो सेंटर डिसाइड कर रही है, कोई गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, उनको बस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स मिलते हैं। देन रिलेटेड न्यूज़ है ग्रास रूट सोल्जर्स, रोल ऑफ आशाज इन कोविड-19 पैंडेमिक मैनेजमेंट इन इंडिया रिपोर्ट। तो ये जो रिपोर्ट है वो कोलैबोरेटिव एंडिवर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। तो इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने तैयार किया है। साथ ही साथ नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर ने भी तैयार किया है, एंड इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने भी, तो तीनों ने मिलकर किया है। तो अगर हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन द रीसेंट कॉन्टेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू ग्रास रूट सोल्जर्स, तो आशा वर्कर्स जो थे उनका, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट आई है ग्रास रूट सोल्जर्स रोल ऑफ आशाज इन द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ बिन इट इज़ अ कोलैबोरेटिव रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। देन सेकेंड आर्टिकल हमारा आता है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट जो है इसको रिलीज़ कौन करते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिलीज़ कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको रिलीज़ करती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हमको डेटा मिले, ठीक है, रिलायबल एंड कंपेरेबल डेटा मिले हेल्थ रिलेटेड। अब जो NFSS 5 का स्कोप जो है ना इसको एक्सपैंड किया गया है, कुछ नए पैरामीटर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि तुम्हारा डेथ रजिस्ट्रेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, देन एक्सपैंडेड डोमेन्स ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड, देन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एट्सेट्रा। तो अपने को ध्यान में क्या देना है कि अब कुछ तो एक नए डायमेंशंस हुए हैं, ठीक है, कुछ नए डायमेंशन हैं तो उनको ध्यान में रखना है। कुछ की क्या क्या है, डेथ रजिस्ट्रेशन है, प्री स्कूल एजुकेशन, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये भी था कि हाँ कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है, बट जो अभी ट्रेंड्स जो है ना वो इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर कितना % राइज हुआ है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जामिनेशन के लिए। मेंस में अपन इसको कोट कर सकते हैं तो नंबर बढ़ता है, प्रीलिम्स के लिए अपने को ट्रेंड्स जो है ना वो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या बढ़ा है, क्या कम हुआ है, स्टेडली घटा है कि जिगजैग घटा है। तो दीज थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर उठा कर देखो तो ट्रेंड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर प्रीलिम्स में। तो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पर अगर आप देखो तो कमी नहीं, ऐसा ही इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट तो ये कम हुआ है, मतलब जो पॉजिटिव सब पॉजिटिव ही चीज़ हुई। तो फर्टिलिटी रेट कम होना चाहिए, कम हुआ है, ठीक है, इट हैज़ डिक्लाइंड।
देन कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट, कितना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ हो रहा है, तो बढ़नी चाहिए तो ये भी बढ़ा है। देन एंटीनेटाल केयर, ये भी बढ़ना चाहिए तो बढ़ा है। तो हर पॉजिटिव चीज़ अच्छी हुई है इस NFHS 5 के अकॉर्डिंग। अनमेट नीड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये कम हुई है। तो अनमेट नीड्स क्या है, तो अगर आपको कोई फैमिली प्लानिंग करनी है एंड आपकी नीड्स, आपकी ज़रूरतें वैसी क्या क्या ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं, तो दोज नीड्स, दोज अनमेट नीड्स, जो आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं वैसी ज़रूरतें कम हो गई, तो ये भी अच्छी चीज़ है। तो अनमेट नीड्स क्या हो गई, इनका कम होना अच्छा है। अगर आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं तो वो अच्छी बात है ना। तो कि जितनी कम चीज़ें बाकी रहें दैट इज़ बेटर, तो ये तुम्हारा कम हुआ है। फुल इम्यूनाइजेशन इन द किड्स एज 12 to 23 मंथ्स, ये भी बढ़ा है। देन सेक्स रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, हाँ, तो जो फीमेल्स पर 1000 मेल्स है ये भी बढ़ा है, काफ़ी टाइम के बाद हुआ है फर्स्ट टाइम कि सेक्स रेशियो जो है वो तुम्हारा वुमेन के फेवर में स्क्यूड है। तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि ऐसी पहली बार हुई है। अगर यहाँ पूछ दे तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ऐसा तो नहीं होगा, हो सकता है कि एंशिएंट टाइम में कभी रहता हो, बट इट्स नॉट लाइक दैट। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन एनी NFSH, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे या फिर सेंसस जो है उसमें कि सेक्स रेशियो इज स्क्यूड इन फेवर ऑफ वुमेन। ओके, द न्यूनेटाल मोर्टेलिटी रेट, ये कम होना चाहिए तो कम हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी कम होना चाहिए, कम हुआ है। अब यहाँ डेफिनेशंस आपको थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। बट नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट होता क्या, सपोज करो कोई कुछ लाइव बर्थ्स हो रहे हैं तो उनको देखा जाता है कि 28 दिन ऑफ लाइफ, ठीक है। नंबर ऑफ डेथ्स अमॉन्ग ऑल द लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ एक्सप्रेस्ड पर 1000 लाइव बर्थ्स, मतलब 1000 बच्चों का अगर जन्म हुआ, ठीक है, 1000 बच्चों का जन्म हुआ है तो 28 दिन के भीतर भीतर कितने डेथ्स हो रहे हैं, तो दैट इज़ दी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। ओके, फर्स्ट 28 डेज, और यहाँ पर 1000 लाइव बर्थ पे देखा जाता है। तो यहाँ पर अपने दो चीज़ इंपॉर्टेंट, एक तो 28 दिन इंपॉर्टेंट और 1000 लाइव बर्थ देखे जाते हैं। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब ये भी हम लोग पर 1000 बर्थ ही निकालते हैं, लाइव बर्थ निकालते हैं। तो नियोनेटाल था पहला 28 दिन। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो बिफोर, अब यहाँ पर था कि 28 दिन के भीतर अगर किसी की डेथ हो रही है तो दैट कम्स एट नियोनेटाल। यहाँ पर फर्स्ट बर्थडे, ठीक है, बिफोर फर्स्ट बर्थडे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है 1 साल के अंदर, हम लोग कह सकते हैं 1 साल के अंदर। यहाँ पर भी एवरी 1000 लाइव बर्थ्स के अकॉर्डिंग। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, मतलब 5 साल पहुँचने से पहले, ठीक है। देन वुमेन एज 2024, ठीक है, वुमेन एज 2024 ईयर्स मैरिड बिफोर द एज 18 ईयर्स, तो ये भी तुम्हारा बढ़ा है। इंस्टीट्यूशनल बर्थ बढ़ा है। स्टंटेड, हमने देखा था स्टंटेड क्या होता है, शॉर्टर हो जाता है फॉर एज। वेस्टेड फॉर वेट, यहाँ वेस्टेड भी आप याद रख सकते हो कि वेट जो हाइट है वो तुम्हारा ये डिसऑर्डर्ड हो जाता है। देन ये तुम्हारा ये भी कम हुआ है। अंडर वेट, ये भी कम हुआ है। देन सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, अब ये एक रिपोर्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक रिपोर्ट है। तो अब रिपोर्ट को रिलीज कौन कर रहा है, तो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक है, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ने SRS रिपोर्ट निकाली है। अब ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया है क्या चीज़, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। देन ये बना कब था, तो 1949 में आया था, सेंसस एक्ट 1948 के अंदर, ठीक है, 1949 में आया है थ्रू सेंसस एक्ट 1948। मैंडेट क्या है, तो डिकेडल सेंसस जो होती है 10 साल में एक बार जो सेंसस होते हैं वो यही कंडक्ट कराता है। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 का इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, तो हमारा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ही करते हैं। तो इनको अपॉइंट कौन करती है, तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट तो करेगी नहीं, तो प्रेसिडेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट में हमको डाउट हो सकता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर इनको अपॉइंट करती है। तो अब ये सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है क्या चीज़, इट इज़ द ओनली ऑफिशियल सोर्स, ठीक है, इट इज़ दी
ओनली ऑफिशियल सोर्स। अब अपने को ध्यान में रखना है, हमको हमेशा ये बताया जाता है कि जहाँ पर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हो वो गलत हो जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर ये ओनली है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली है, अगर आप नीचे देखोगे तो है एक्सेप्ट सेंसस, तो ओनली ऑफिशियल सोर्स ऑफ वेरियस डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स इन इंडिया एक्सेप्ट दी सेंसस। तो ये अपने को ध्यान में रखना है अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है तो। इट प्रोवाइड्स एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ वेरियस फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। अब यहाँ पर भी फाइंडिंग्स को अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या होता है वो देख लिया, रजिस्ट्रार जनरल क्या है वो देख लिया, देन फाइंडिंग्स क्या है। तो क्रूड बर्थ रेट, अब देखो हम लोग को अभी इस साल में अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होगे थोड़ा तो इतना पता होगा कि जो अपनी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल से भी शायद कम हो गई है, बहुत कम आया है टोटल फर्टिलिटी रेट इस बार। तो इसका मतलब है कि बर्थ रेट कम हुआ है, ठीक है। तो बर्थ रेट जो है आपने देखो CBR एनुअल बर्थ रेट होता क्या है, क्रूड बर्थ रेट। तो क्रूड बर्थ रेट इज एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन। तो यहाँ पर 1000 पॉपुलेशन देखा जाता है, नंबर ऑफ द लाइव बर्थ्स। क्रूड डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 मीडियर पॉपुलेशन, ये भी कम हुआ है। तो क्रूड बर्थ रेट कम हुआ है, क्रूड डेथ रेट भी कम हुआ है, टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम हुई है। देन योर न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, तो ये भी जो है तुम्हारा कम हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी कम हुआ है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट भी कम हुई है। तो नियोनेटल हमने पहले भी देखा था, अभी ऊपर देखा आपने नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या था, पहला 28 दिन वाला जो केस है ये वाला पर 1000 लाइव बर्थ, ऑल हैव डिक्लाइंड, ये हमने अभी पिछली रिपोर्ट में भी देखी थी। देन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है क्या चीज़, हम ये देखते हैं। तो एक यूनिफाइड प्रोसेस है ऑफ दी, मतलब इसमें होता क्या है, जो भी कुछ वाइटल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका बर्थ हो गया, डेथ हो गया, ठीक है, कुछ भी इवेंट, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, बर्थ हो रहा है, डेथ हो रहा है, कुछ स्टिल बर्थ्स होते हैं, तो इन सारे इवेंट्स का एक रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना, एक रिकॉर्ड होता है, इसी को हम लोग कहते हैं CRS, दैट इज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो जो भी वाइटल इवेंट्स हैं, तो इट इज़ द यूनिफाइड प्रोसेस ऑफ द कंटिन्यूअस परमानेंट कंपल्सरी यूनिवर्सल रिकॉर्डिंग ऑफ द वाइटल इवेंट्स, ठीक है। तो इन वाइटल इवेंट्स को रिकॉर्डिंग जो होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो ये आपको सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देन इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। मैं बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी इतना कुछ है नहीं। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी नॉल वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, तो ये जनरल से बात है कि 1886 में ऐसा हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन क्या, ठीक है। एंड कुछ अगर मिस भी होता है तो वो हम लोग जिसका विजन का क्वेश्चन बैंक भी होता है वहाँ पर से अपन देख सकते हैं अगर कुछ नहीं बन पा रहा है, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट कि जो एक्ट है वो मैंडेट करता है द यूज़ ऑफ यूनिफॉर्म बर्थ एंड डेथ रिपोर्टिंग फॉर्म्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो यहाँ पर इट मैंडेट्स द यूज़ ऑफ यूनिफॉर्म बर्थ एंड डेथ रिपोर्टिंग फॉर्म्स एंड सर्टिफिकेट्स थ्रू द कंट्री। तो यूनिफॉर्म फॉर्म्स होने चाहिए, सर्टिफिकेट्स जो है वो यूनिफॉर्म, पूरे ऐसा नहीं कि कंट्री के एक पार्ट में कुछ और फॉर्मेट चल रहा है, कंट्री के दूसरे पार्ट में कुछ और फॉर्मेट चल रहा है, तो इट शुड नॉट बी देयर। तो देयर शुड बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मिटी शुड बी देयर, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस वगैरह प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब मेंस में है कि हाँ सिग्निफिकेंस क्या है अगर पूछे तो अपने को ध्यान में बस इतना रखना CRS है क्या चीज़, उसको ध्यान में रखना है। एंड ये बहुत हुआ तो ये मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था, ये अपन देख सकते हैं। द नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स 2018-19। अभी नेशनल हेल्थ अकाउंट क्या है, तो ये जो है 6th है। कभी कभी ये भी पूछता है कि इट इज़ दी 3rd एडिशन 4th एडिशन ऑफ दी दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट, दिस पर्टिकुलर सर्वे, तो ये 6th एडिशन है। इसको प्रिपेयर कौन करता है, तो NHSRC, ठीक है, NHSRC मतलब नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर इसको प्रिपेयर करती है। और दिस NHSRC इज डेजिग्नेटेड एज अ NHA टेक्निकल सेक्रेटेरिएट। अभी कब हुआ था, तो 2014 में इसको डिक्लेयर किया गया था एज अ सेक्रेटेरिएट। किसने किया था,
तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ठीक है। तो NHSRC जो है, दैट इज़ द नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर जो है, उसको डेजिग्नेट किया गया है एज अ नेशनल हेल्थ अकाउंट टेक्निकल सेक्रेटेरिएट। कब किया गया? 2014 में। किसने किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। These estimates enable the policymakers to monitor the progress on different health financing indicators of the country। तो यहाँ क्या देखते हैं? हेल्थ फाइनेंसिंग इंडिकेटर्स की बात करता है। तो अब जो भी रिपोर्ट है उसके फाइंडिंग्स हम देखते हैं, ट्रेंड्स उसमें देखेंगे। तो अब यहाँ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ द GDP पर कैपिटा। तो अगर यहाँ हम देखें तो अब एक चीज़ और कि यहाँ पर ये करंट और कैपिटल दोनों ही एक्सपेंडिचर्स को इंक्लूड करता है। तो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो करंट एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर बोथ आर इंक्लूडेड इन इट। नाउ दीज आर डिक्रीज्ड एज ये जो तुम्हारा परसेंटेज ऑफ GDP अगर हम देखें तो ये डिक्लाइन हुआ है, एंड पर कैपिटा अगर हम देखें तो ये इंक्रीज हुआ है। ओके, करंट में क्या होता है? सिर्फ रेकरेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अभी भी तुम्हारा डिक्रीज हुआ है। जो करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर है एज अ परसेंटेज ऑफ THE, दैट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो हमने देखा ना करंट एंड कैपिटल, तो करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, अब गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर में होता क्या है? तो सरकार जो भी स्कीम्स वगैरह में खर्च करती है तो वो होता है गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो ये बढ़ा है, ठीक है। GHE जो है वो बढ़ा है एज अ परसेंटेज ऑफ THE। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता क्या है? पहले देखो हुआ क्या है, तो ये डिक्रीज़ हुआ है। अब तो ये डिक्रीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। अभी आउट ऑफ पॉकेट हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता क्या है? तो जो खर्चा हाउस होल्ड्स करते हैं, घर करता है एट पॉइंट ऑफ रिकवरिंग हेल्थ, अगर आप गए आपने जो खर्च किया दैट इज़ आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर। देन सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर क्या है? ऑन दी हेल्थ एज परसेंटेज ऑफ THE, दैट इज टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो ये भी बढ़ा है। मतलब सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर जो है ये भी बढ़ेगा। अब आप सोचो कि सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर कौन कर सकता है? सरकार ही करेगा सोशल सिक्योरिटी, और कौन प्रोवाइड करता है? आप तो अपने पड़ोसी का सिक्योरिटी नहीं दोगे ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ही करेगा। सो दिस इंक्लूड्स फाइनेंसेस मनी which have been allocated by the government towards payments of the premiums for the union and state government finance health insurances, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा स्कीम चल रहा है जहाँ पर प्रीमियम भरना है कुछ, तो उसका प्रीमियम जो है मान लो कि सरकार भर रही है वो प्रीमियम, तो देन दैट इज़ कॉल्ड सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर, तो ये भी बढ़ा है। प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, तो ये भी बढ़ी है, दैट इज थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज। एंड जो एक्सटर्नल डोनर फंडिंग है, तो जो भी फंडिंग अवेलेबल टू द कंट्री बाय असिस्टेंस ऑफ द डोनर्स, तो ये भी बढ़ा है। ओके, तो कम क्या क्या हुआ है? तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट यार, ये जो THE है ना, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर, तो एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इट हैज़ डिक्रीज, बट पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा अगर हम देखें तो ये बढ़ा है। तो टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर पर कैपिटा इट हैज़ इंक्रीज, एंड टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इट हैज़ डिक्रीज। करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर कम हुआ है। आउट ऑफ पॉकेट मतलब जो लोगों को खर्चा करना पड़ रहा था वो कम हुआ है, ठीक है। बाकी सब बढ़ा है। मेंटल हेल्थ, तो यहाँ से तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है कि टेलीमानस है क्या चीज़? तो टेलीमानस एक इनिशिएटिव है जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है। तो ये टेलीमानस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब ये टेलीमानस किस चीज़ का है? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज टू ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। तो मतलब मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग है उसका एक्सेस इम्प्रूव कर सके, ठीक है। टू इम्प्रूव द एक्सेस टू क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विसेज, ठीक है। Then it is an initiative under the National Tele Mental Health Program। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसका वही है कि ऑब्जेक्टिव मेन यही चीज़ है कि जो मेंटल हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, काउंसलिंग सेंटर्स हैं, उनका एक्सेस बढ़ सके, वो और एक्सेसिबल बने, ठीक है। तो क्या स्टेप्स लिए हैं सरकार ने? तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लिया था, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2007 आया था,
अभी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2007 में क्या था कि जो भी अफेक्टेड पर्सन है उनको ये गारंटी करता है, दी गारंटीज एवरी अफेक्टेड पर्सन एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर एंड रिड्यूसेस द स्कोप फॉर द यूज ऑफ सेक्शन 309 IPC. ओके, रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ द यूज ऑफ सेक्शन 309. तो सेक्शन 309 है क्या? 309 इज बेसिकली पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिटिंग सुसाइड. ओके, देन किरण हेल्पलाइन. अब किरण हेल्पलाइन इंपॉर्टेंट है. ये तुम्हारा जो भी लोग, ये 24/7 टोल फ्री नंबर है. जो भी लोग एंजाइटी फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उनके लिए तो किरण हेल्पलाइन ध्यान में रखना है. मनोदर्पण भी इंपॉर्टेंट है. साइको सोशल सपोर्ट देता है ये टू स्टूडेंट्स, फैमिली मेम्बर्स एंड टीचर्स फॉर द मेंटल हेल्थ एंड वेलबिंग. तो ये क्या है तुम्हारा साइको सोशल सपोर्ट के लिए. किरण हेल्पलाइन हो गया तुम्हारा एक एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह के लिए हो गया. एंड मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में क्या है, जो भी अफेक्टेड पर्सन है इट गारंटी देता है उनको टू एक्सेस टू द मेंटल हेल्थ केयर एंड रिड्यूसेस स्कोप फॉर द यूज ऑफ सेक्शन 309 IPC. सेक्शन 309 क्या है? इट डील्स विद पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट सुसाइड. देन ये जो तुम्हारा टेली मानस है उसके लिए नोडल एजेंसी क्या है? तो निम्हंस. ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस. देन कुछ रिलेटेड न्यूज़ है, यूनिक फ्रेंडशिप बेंचेस इनिशिएटिव. तो अब इसको WHO ने दिया है. ठीक है, यूनिक फ्रेंडशिप बेंचेस इनिशिएटिव. तो WHO का है टू प्रमोट मेंटल हेल्थ. तो ये भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड. अब देखो नाम से पता नहीं चल रहा है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, बट तो अपने को ध्यान में रखना है. ओके, कि यूनिक फ्रेंडशिप बेंचेस इनिशिएटिव WHO का एक इनिशिएटिव है टू प्रमोट मेंटल हेल्थ. अब ये जो प्रोजेक्ट है ये पार्ट है ऑफ द स्पोर्ट फॉर हेल्थ पार्टनरशिप. ठीक है, अब ये जो स्पोर्ट फॉर हेल्थ पार्टनरशिप है इट इज़ बीइंग लेड बाय WHO इन कतर. तो दिस यूनिक फ्रेंडशिप बेंचेस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट फॉर हेल्थ इन पार्टनरशिप विच इज लेड बाय WHO इन कतर्स मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ. अभी जो स्पोर्ट फॉर हेल्थ पार्टनरशिप है इसका गोल क्या है? तो गोल है इज टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मेंटल हेल्थ एंड ऑफर एडवाइस ऑन वेज टू प्रमोट मेंटल वेलबींग थ्रू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी एंड सपोर्ट. तो किस तरीके से स्पोर्ट, फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट के थ्रू हम लोग मेंटल वेलबींग प्रमोट कर सकते हैं, उस चीज़ को भी ये दर्शाएगा. तो यूनिक फ्रेंडशिप बेंचेस इनिशिएटिव में देखा. देन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट, इसको WHO रिलीज़ करती है. इतना ही इसको ध्यान में देना है. ठीक है, कि वर्ल्ड WHO जो है इसको रिलीज़ करती है. देन ड्रग्स रेगुलेशन इकोसिस्टम इन इंडिया. अभी एक बीच में न्यूज़ आई थी कि कुछ सिरप्स वगैरह खाकर बच्चों की डेथ हुई है किसी कंट्री में. ठीक है, तो उस पर ये आया है कि ड्रग रेगुलेशन इकोसिस्टम क्या है. तो देखो हाँ, गैम्बिया में हुए. ठीक है, तो यहाँ पर गैम्बिया भी अपने को मैप देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके लिए, बट गैम्बिया में हुए. अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, देखो यहाँ पर कि प्रोमेथाजाइन, ठीक है, प्रोमेथाजाइन हो गया, कोफेक्सलिन हो गया, तो ये सब जो है क्या है, रिसेंटली से इन्होंने है क्या, तो ये कफ सिरप्स है. ठीक है, देन CDSCO क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. क्या चीज़ है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है. तो इट इज़ हेडेड बाय ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940. मैंडेट द सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी वर्किंग टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट पब्लिक हेल्थ इन इंडिया. ठीक है, देन जो दूसरी कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज है वो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, देन ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज हैं. ठीक है, देन डाइथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल. अब ये डाइथाइलिन ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल है क्या? तो दीज आर प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज इन प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड दे आर टॉक्सिक इन नेचर. तो डाइथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो इम्प्योरिटीज हैं विच आर प्रेजेंट इन द प्रोपाइलिन ग्लाइकोल एंड दे आर टॉक्सिक इन नेचर एज वेल. ओके, देन इंडिया के जो कुछ ड्रग रेगुलेशन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 है, तो ये किस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है? तो हमको इंपोर्ट करने को रेगुलेट करता है, मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करता है,
डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल, तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो उसको, मैन्युफैक्चर भी नहीं कर सकते, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते हो, सेल भी नहीं कर सकते हो कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स को। देन कुछ कमिटीज़ हैं जो कि हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर पूछ दें कि दीज कमिटीज़ आर रिलेटेड टू व्हाट, तो माशेलकर कमेटी हो गया, देन रंजीत राय चौधरी कमेटी हो गया। सो ऑल दीज हैव बीन कंसिडर्ड इन द पास्ट टू स्ट्रेंथन द इफेक्टिवनेस ऑफ द रेगुलेटरी सिस्टम। ठीक है, दिस हैज़ बीन टू स्ट्रेंथन द इफेक्टिवनेस ऑफ द रेगुलेटरी इको सिस्टम। ओके, ये जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, तो की फीचर्स क्या है इसका? तो नए ड्रग्स का अप्रूवल देना, ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द इम्पोर्टेड ड्रग्स, तो जो इम्पोर्टेड ड्रग्स है उसका रजिस्ट्रेशन कंट्रोल, कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट्स, अप्रूवल्स फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, देन लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड डायग्नोस्टिक्स एंड डिवाइसेस। ओके, देन फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द एक्ट, लाइसेंसिंग देना, ठीक है, लाइसेंसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स एंड सेल प्रेमाइसेस, इंस्पेक्शन ऑफ सच प्रेमाइसेस टू इंश्योर कंप्लायंस विद लाइसेंस कंडीशंस। ठीक है, आप लाइसेंस दो, फिर इंस्पेक्शंस करो कि जो लाइसेंस आप जिसको आपने लाइसेंस दिया है वो उस लाइसेंस के कंडीशंस को कंप्लाई भी कर रहा है या नहीं, तो ये चीज़ देखते हैं। देन सैम्पल्स लेना फॉर दी टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स, ठीक है। देन सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंसेस, तो लाइसेंस देना और लाइसेंस को कैंसिल करना, सस्पेंड करना, इसका ही काम है। सर्वेलेंस करना, देन जो भी स्प्यूरियस एंड अडल्टरेटेड ड्रग्स होते हैं, मतलब मिलाया हुआ जो ड्रग होता है उसका सर्वेलेंस वगैरह करना है। अगर पाया जाए तो फिर उसको आप लाइसेंस जो है उसको सस्पेंड या फिर कैंसिल भी हम लोग कर सकते हैं। माशेलकर कमेटी, रंजीत राय चौधरी कमेटी हमने देख लिया है। ड्रग ट्रैफिकिंग इन इंडिया, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022। अब इसको रिलीज़ किसने किया है? तो रिलीज़ किया है इसको UNODC ने। तो अभी ड्रग्स में ऑब्वियसली इंक्रीज तो होगा ही, 2020 में प्रीवियस डिकेड से देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द ड्रग यूसेज। Now the important thing which you have to keep in mind कि rate of increase in drug consumption is more rapid in women than men। तो जो ड्रग कंजम्पशन बढ़ा है वो किस में ज़्यादा बढ़ा है? रेट जो बढ़ने का है वो तुम्हारा बढ़ा है वुमेन में ज़्यादा बढ़ा है एज़ कम्पेयर टू मैन। अभी जो UNODC है वो है क्या? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन द ड्रग्स एंड क्राइम, इस्टेब्लिश हुई थी 1997 में। इसका हेड क्वार्टर है वियन। तो यूनाइटेड नेशन ये जो ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम एंड द सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन दे वर मर्ज टू फॉर्म UNODC। तो हमने यहाँ देखो कि UNDCP और CICP, मतलब तुम्हारा जो सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्राइम प्रिवेंशन एंड यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम, ये दोनों मिलकर UNDC बना है। तो जो भी इलीगल ड्रग्स हैं उनके खिलाफ लड़ना है, इंटरनेशनल क्राइम के खिलाफ लड़ना है, एंड मेक द वर्ल्ड सेफर फ्रॉम ड्रग्स, इट्स इज फंक्शन। अब ड्रग ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया में, तो यहाँ पर जो पूरे आर्टिकल में प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो है गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट। तो गोल्डन ट्रायंगल जो है ये तुम्हारा आता है क्या? LMT, दैट इज लाओस, म्यांमार एंड थाईलैंड। ओके, देन गोल्डन क्रिसेंट जो होता है वो API, जो IT इंजीनियर्स होंगे उनको पता होगा API क्या होता है। तो आप API से गोल्डन क्रिसेंट को याद रख सकते हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। तो गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ यहाँ से कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले प्री के लिए कि ये तो स्टेप्स लिए गए तो ये मेंस में आप लिख सकते हो मोस्टली, बट यहाँ पर कि इंडिया जो है कौन कौन से UN कन्वेंशंस का सिग्नेटरी है। तो दीज कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961, कन्वेंशन ऑन द साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1971, कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 19 NDPS एक्ट जो है। देन ये तीन, तो कन्वेंशन ऑन द नार्कोटिक ड्रग्स 1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस 1971, एंड इन 1988 जो था
और कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। तो एनकॉर्ड क्या चीज़ है? तो एनकॉर्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लाया है, ठीक है। एनकॉर्ड अगर आप देखो नेशनल नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स लेके आई है फॉर इफेक्टिव ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एंड बेटर कोऑर्डिनेशन। तो एनकॉर्ड MHA का, इसको ध्यान में रखना है। निदान क्या है? तो नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स, इट इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल द नार्कोटिक्स ऑफेंडर्स related data and will help investigative agencies while probing narcotics cases। तो हम नाम से ही पता है, नाम बट देंगे नहीं, अगर एग्जाम में देते हैं तो वो निदान ही लिख के देंगे। तो निदान है क्या चीज़? नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस, तो एक तरह का डेटाबेस है। किसका डेटाबेस है? तो जो अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स हैं उनका डेटाबेस है ये, ठीक है। जो अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स हैं उनका डेटाबेस, तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह काम करेगा फॉर ऑल द नार्को ऑफेंडर्स रिलेटेड डेटा। तो इनके ऑफ रिलेटेड जो भी डेटा है वो हमको रेडिली अवेलेबल रहेगा, ठीक है। देन एक ई पोर्टल आया है सिम्स, सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर केसेस इन्वॉल्विंग लार्ज सीजर्स। तो अगर लार्ज सीजर्स हैं तो उसके लिए सिम्स आया है। देन कुछ थ्रेशोल्ड जो है वो बढ़ाए गए अंडर द कस्टम्स एक्ट 1961। जैसे थ्रेशोल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन अरेस्ट अंडर कस्टम्स एक्ट, तो इसको बढ़ा दिया गया है 20 लाख से 50 लाख फॉर स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रेड, इलीगल इम्पोर्ट्स ऑफ द गुड्स एंड बैगेज। तो थ्रेशोल्ड फॉर प्रोसिक्यूशन एंड अरेस्ट अंडर द कस्टम्स एक्ट, इसको रेज कर दिया गया है 20 लाख से 50 लाख। कमर्शियल फ्रॉड के लिए भी 1 करोड़ से 2 करोड़ जो है वो बढ़ा दिया गया है थ्रेशोल्ड। बट ये जो थ्रेशोल्ड्स हैं दे विल नॉट अप्लाई टू द ऑफेंसेस, मतलब कोई ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि फेक इंडियन करेंसी नोट से रिलेटेड है, आर्म्स से रिलेटेड है, म्यूनिशन से रिलेटेड है, एक्सप्लोजिव, एंटीक्स, आर्ट ट्रेजर्स वगैरह वगैरह, तो फिर ये थ्रेशोल्ड जो है अप्लाई नहीं करेगा। कोई अगर 25 लाख का भी क्राइम किया है इनसे रिलेटेड, देन दे वुड बी एबल्ड फॉर द लीगल प्रोसीडिंग्स। देन अब लास्ट में कुछ अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो देखो यहाँ पर एक तो है ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन फिजिकल एक्टिविटी। तो रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है कि इसने निकाला किसने, तो WHO ने निकाला है इसको, ठीक। नाउ दिस मेजर्स द एक्सटेंट टू विच गवर्नमेंट्स आर इम्प्लीमेंटिंग रिकमेंडेशंस टू इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी अक्रॉस ऑल द एजेस एंड एबिलिटीज़। तो गवर्नमेंट जो है क्या स्टेप्स ले रही हैं, गवर्नमेंट को जो रिकमेंडेशन दिए हैं तो किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रही है टू इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी अक्रॉस ऑल द एजेस एंड एबिलिटी। तो फिजिकल एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, बेसिकली वो दिखाते हैं। तो WHO ने निकाला है। तो नोटिफाइड डिजीज़ क्या है? तो ऐसा कोई भी डिजीज़ जो अगर आइडेंटिफाई होता है तो आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, भैया हमारे यहाँ इस बीमारी का एक पेशेंट आया है। तो एनी डिजीज़ दैट इज़ रिक्वायर्ड बाई लॉ टू बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, एंड अगर लीगली आप बाइंड हो कि आपको नोटिफाई करना है, तो अगर नहीं करेगा कोई, इट बिकम्स लीगली बाइंडिंग। तो ये लीगली बाइंडिंग हो जाता है। तो अगर इसमें फेल होगा तो क्या होगा, इट विल बी अ क्रिमिनल ऑफेंस किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए। एग्जाम्पल्स जो देख लो तो कॉलेरा, डिप्थीरिया, इंसेफेलाइटिस, लेप्रोसी, मेनिंजाइटिस वगैरह वगैरह। तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज कई बार क्या होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नोटिफाइबल डिजीजेस या नोटिफाइड डिजीजेस। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा एड्स, मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, प्लेग, कॉलेरा, डिप्थीरिया, इंसेफेलाइटिस, लेप्रोसी, मेनिंजाइटिस एंड पर्टुसिस। तो एटलीस्ट जितना एग्जाम्पल्स बुक में है उतने तो आपको ध्यान में रखने चाहिए। देन नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, ये किसका है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है। इट इज़ इन लाइन विद द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन स्ट्रैटेजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन। रेड से स्ट्रैटेजी है सुसाइड प्रिवेंशन से कि लीडरशिप पार्टनरशिप को रीइंफोर्स किया जाए, कैपेसिटी ऑफ द हेल्थ सर्विसेज को इन्हांस किया जाए, देन कम्युनिटी रेजिलियंस को डेवलप करना है, सोसाइटल सपोर्ट को डेवलप करने की ज़रूरत है, स्ट्रेंथन सर्विलेंस एंड एविडेंस जनरेशन। देन इसमें ये जो स्ट्रैटेजी है उसमें क्या है कि बेस ईयर जो है वो 2020 को लिया गया है, टारगेट ईयर 2030 को लिया गया है। टारगेट क्या है कि 2020 से 2030 तक में 10% हमको रिडक्शन करना है सुसाइड मोर्टेलिटी, सुसाइड की वजह से डेथ्स हो रही है उसमें हमको 10% का कमी करना है फ्रॉम 2020 से लेकर के 2030 तक।
मतलब अगर 2020 में 100 हो रहे थे तो 2030 में क्या करना है आपको, 90 करना है, ये चीज़। तो अगर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फैमिली प्रॉब्लम्स और रियलाइज वर द मेजर कॉजेज ऑफ द सुसाइड। पालन 1000 क्या है, तो पालन पोषण आप जानते हो, ठीक है। तो पेरेंट्स अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, तो पालन 1000 जो है वही चीज़। इट इज़ अ पेरेंटिंग ऐप टू फोकस ऑन द चाइल्ड हेल्थ। पालन 1000 जर्नी ऑफ द फर्स्ट 1000 डेज, तो ये जो है इट फोकसेस ऑन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन द फर्स्ट 2 years ऑफ हिज लाइफ। तो 1000 डेज, तो पहला 2 साल जो है ना बच्चे का, उसको ये मॉनिटर करता है एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं बच्चों को, उसको देखता है। द आभा फॉर न्यूबॉर्न्स, तो अभी देखो पहले कैसा था कि जो भी इंडिविजुअल्स मोर देन इक्वल टू 18 years, मतलब 18 साल या उससे ऊपर के हैं, तो सिर्फ यही लोग आभा कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते थे। आभा कार्ड जो है तुम्हारा, ये क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। अब ये किसके अंदर आता है, तो अंडर दी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर ये आता है। आभा नंबर विल इनेबल पेरेंट्स टू अपलोड ऑल द हेल्थ रिकॉर्ड्स फ्रॉम बर्थ। तो अब इसमें क्या, अभी क्या हुआ है ना, पहले तो हमने देखा कि हाँ सिर्फ जो 18 साल के थे वही, बट अभी क्या है कि बाय बर्थ जो न्यूबॉर्न्स है, जो यंग चिल्ड्रन है, मतलब जो भी 18 साल से कम है, उनके लिए भी सरकार ने इसको खोल दिया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों का हेल्थ रिकॉर्ड जो है इसको ट्रैक कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी हेल्थ। तो अभी न्यूट्रिशन सैनिटेशन वो हम लोग नेक्स्ट में कर लेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए, कोई सजेशंस हो, देन you can jot down the comments comment section. Okay, thank you.